इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की क्लास में हम अगला पॉइंट है अपना कार्बनिक यौगिकों का शोधन। कई बार कार्बनिक यौगिकों की शुद्धिकरण की विधि भी पूछ ली जाती है, तो एक बार आपको 5-7 मिनट में इनके नाम जरूर याद कर लेने चाहिए। और पहले से ये नाम बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए भी है, लेकिन कई बार मिसमेच हो जाता है, तो एक बार दोबारा रिकॉल करने के लिए मैंने ये point बता रहा हूँ। कार्बनिक यौगिकों का शोधन। पदार्थों के शोधन के लिए कई विधियां मौजूद है। विधि का चयन पदार्थ की प्रकृति पर कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है। जिसका प्यूरिफिकेशन किया जा रहा है वो पदार्थ कैसा है, और अशुद्धि की प्रकृति के आधार पर करते हैं। इस उद्देश्य हेतु निम्न विधियां उपयोग में लेते हैं। पहली विधि है साधारण क्रिस्टलन, दूसरी है प्रभाजी क्रिस्टलन, तीसरी है उद्रोपातन, चौथी है साधारण आसवन, पांचवी है प्रभाजी आसवन, छठी है कम दाब पर आसवन, सातवीं है भाप आसवन, आठवीं है एजियोट्रॉपिक आसवन, नवीं है वर्णलेखी की, 10वीं है विभेदक निष्कर्षण, और 11वीं है रासायनिक विधियां। नाम से पता पड़ रहा है, क्रिस्टलन का मतलब होता है किसी विलायक में किसी को घोलेंगे, उसके घोलते ही क्या बनेंगे, क्रिस्टल बनेंगे। प्रभाजी क्रिस्टलन का मतलब जानते हो, ये शुद्धिकरण की विधि तो वहां भी आई थी धातुक्रम वाले चैप्टर में, अर्धचालकों का शुद्धिकरण करते थे। प्रभाजी आसवन है, आपको पता है पेट्रोल गैसोलीन वगैरह, एक एक के बारे में पढ़ते हैं कौन कौन सी क्या विधियां हैं। देखो भाई, पहली है साधारण क्रिस्टलन। ये विधि क्या है, बस आपको एग्जाम्पल याद रखना। कार्बनिक ठोसों को शुद्ध करने के लिए सामान्य, हाँ, जो कार्बनिक ठोस है उनके शुद्धिकरण की सामान्य विधि है। ये इस तथ्य पर आधारित है कि जब कभी क्रिस्टल बनता है तो उसमें अशुद्धि छोड़ने की प्रवृत्ति निर्मित होती है। देख लो, जब भी क्रिस्टल बनता है विलायक में घोलने पर तो अशुद्धि क्रिस्टल अलग से बनते हैं। क्रिस्टल के लिए उपयुक्त विलायक चुनते हैं। मैं फिर बात कह रहा हूँ, जो उस ताप पर कमरे के ताप की तुलना में अधिक पदार्थ को घोलता है, जिसमें अशुद्धि या तो अघुलनशील होती है या हद तक घुलती है। जब तक कि क्रिस्टल पूर्ण न हो तब तक विलयन में बनी रहे। जो उच्च ज्वलनशील न हो, जो क्रिस्टलीकृत पदार्थ के रासायनिक रूप से क्रिया न करे। क्रिस्टलीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य विलायक है, हाँ, आप जल, एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म कोई भी काम में ले सकते हो। शक्कर से नमक की अशुद्धि को बाहर से गर्म एथेनॉल द्वारा क्रिस्टलीकृत करते हैं, क्योंकि शक्कर गर्म एथेनॉल में विलय होती है किंतु नमक में नहीं। तो देखो, पहली साधारण क्रिस्टलन विधि जो यूज होगी ना, वो इसके लिए यूज होगी कि शक्कर से नमक की अशुद्धि को उठाने के लिए एथेनॉल मिलाते हैं। देखो, ठोस पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके हमेशा क्रिस्टल बनते हैं। अब देखो, आपको पता है शर्करा ठोस ही तो है, सुक्रोज, अरे सुक्रोज ऐसी तो होता है। सुक्रोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है। इसका मतलब पहले सुक्रोज डाइसेकेराइड, किस किस से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना होता है। अब देखना, इसका मतलब एथेनॉल विलाई काम में ले लिया। बेंजोइक अम्ल और नेप्थेलीन के मिश्रण को गर्म जल द्वारा पृथक करते हैं, जिसमें बेंजोइक अम्ल गर्म जल में विलय है लेकिन नेप्थेलीन नहीं। तो अपनी साधारण क्रिस्टलन विधियां दो के लिए हैं, शक्कर से नमक की शुद्धि को हटाने के लिए, दूसरी बेंजोइक अम्ल और नेप्थेलीन के मिश्रण को जल द्वारा पृथक किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों। तो पहला हो गया साधारण क्रिस्टलन, दूसरा है प्रभाजी क्रिस्टलन। विभिन्न घटकों के मिश्रण को पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक करने की विधि प्रभाजी क्रिस्टलन कहलाती है। मिश्रण को ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें दोनों घटकों की विलयता अलग अलग होती है। जब इस मिश्रण के गर्म संतृप्त विलयन को ठंडा करते हैं तो कम घुलनशील घटक पहले क्रिस्टलीकृत होता है और अधिक घुलनशील घटक विलयन मात्र कोशिका में ही रह जाता है। कम विलयता वाले घटक के क्रिस्टलीकरण के बाद बचे मात्र विलयन को पुनः सांद्र करके ठंडा करते हैं, तब अधिक विलेयता वाले घटक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। पृथक हुए दोनों घटकों को उसी अथवा भिन्न विलायक द्वारा पुनः क्रिस्टलीकृत करते हैं, जिससे मिश्रण के दोनों घटक शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। प्रभाजी क्रिस्टलन आसवन का उपयोग ये कह रहा है KClO3 जो कम घुलनशील और KCl अधिक घुलनशील के मिश्रण को पृथक करने में। तो याद रखना, KClO3 और KCl के मिश्रण को पृथक करने के लिए इसका उपयोग होता है। कई बार ऑप्शन में आ जाए तो एक हिंट ध्यान रखना चाहिए, पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी, ये एग्जाम्पल याद रखना है। अगली है उद्रोपातन। किसी भी ठोस को सीधे गैस में चेंज कर दो, इसको उद्रोपातन बोलते हैं। देखो भाई, कुछ कार्बनिक यौगिक ठोस गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना ही वाष्प अवस्था में चले जाते हैं, इसको उद्रोपातन कहते हैं। याद रखना, उद्रोपातन विधि में ठोस डायरेक्टली वाष्प में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता। उद्रोपातन विधि का उपयोग उद्रोपातज यौगिकों को अनउद्रोपात यौगिकों से पृथक करने में होता है। याद रखना, ये तो छोटी क्लासों में भी खूब आती थी। कपूर ठोस से डायरेक्ट किसमें जाता है, गैस में। तो कपूर है
नेप्थेलीन है, एंथ्रासीन है, बेंजोइक अम्ल है, अमोनियम क्लोराइड, कई बार लिखते हैं ना डोसादर, अमोनियम क्लोराइड, इसको भी ठोस होता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठोस SO2, ठोस I2, सैलिसिलिक अम्ल आदि की शोधन में, जिनमें अवाष्पशील को क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है। तो याद रखना क्रिस्टलीकरण में कौन कौन यूज होते हैं। और ये यहाँ एग्जाम्पल है किसका, सब्लिमेशन, उद्रोपातन का। अगला है साधारण आसवन, कह रहा है सिंपल डिस्टिलेशन। आसवन वाष्पन एवं संघनन की संयुक्त क्रिया है। हाँ, जल से भाप का बनना, भाप से वापस जल का बनना, दोनों को मिलाकर कहते हैं आसवन। ये विधि उन द्रवों के लिए प्रयुक्त होती है जो बिना विघटित हुए उबलते हैं और जिनमें अवाष्पशील अशुद्धियां होती है। ये विधि उन द्रवों को पृथक करने में भी होती है जिनके क्वथनांकों में काफी अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट, वह उस विधि का नाम बताओ जब क्वथनांकों में काफी अंतर होता है, ये विधि प्रयोग की जाती है। देखना, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण आसवन विधि उपयोग होती है क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के मिश्रण को अलग करने के लिए, दोनों के क्वथनांकों में काफी अंतर है। ईथर और टोलुइन, दोनों एग्जाम्पल लिख लेना सफेद कागज के ऊपर, एक बार इनको आप शाम पहले एक बार दोबारा देखना कि एक बार आपको याद रह जाए। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का मिश्रण और ईथर और टोलुइन का मिश्रण, इन दोनों को साधारण आसवन विधि द्वारा क्या करते हैं, अलग। चलो भाई, अगला है प्रभाजी आसवन। साधारण आसवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभाजी आसवन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेट्रोलियम होता है ना, गैसोलीन, उसका शोधन इसी विधि से होता है, बहुत बार जेट के एग्जाम में आया। पेट्रोलियम या गैसोलीन का जो शोधन हो वो इसी विधि से होता है। जब दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रव्यों को पृथक करने में इस विधि का उपयोग होता है, जिनके क्वथनांक निकटतम होते हैं, वहां क्वथनांकों में अंतर बहुत ज्यादा था, यहाँ क्वथनांकों में अंतर बहुत कम है। याद रखना, साधारण आसवन में जिन दोनों में शुद्ध और अशुद्धि का जो अंतर करते हैं, उनके क्वथनांकों में काफी अंतर होता है। पर बाह्य आसवन में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई, अगला कह रहा है चूंकि इस विधि में आसुत को विभिन्न तापों पर प्रभाजों के रूप में एकत्र करते हैं, इसलिए इसे प्रभाजी आसवन कहते हैं। इस विधि को प्रभाजी स्तंभों का उपयोग करके पूर्ण किया जाता है। प्रभाजी स्तंभ विशिष्ट प्रकार की कांच की लंबी नली होती है, जिसमें वाष्प को ऊपर व द्रव को नीचे भेजने की व्यवस्था होती है। कुछ भी याद नहीं करना, एग्जाम्पल याद करना है। एक तो एसीटोन और मेथिल एल्कोहल का क्वथनांक देखो, दोनों का बिल्कुल क्या है, पास पास। कैसे, एक का 330 है, दूसरे का 338 है, केवल 8 का ही अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट। साधारण आसवन में क्वथनांकों का अंतर ज्यादा आ रहा था, इसमें क्वथनांकों का अंतर ज्यादा नहीं है। तो पहला एसीटोन और मेथिल एल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके एग्जाम्पल भी सफेद कागज पे अलग से लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना भैया। वो दोनों आए थे पहले, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, ईथर और टोलुइन का। और इधर लिख लेना एसीटोन और मेथिल एल्कोहल है, बेंजीन और टोलुइन है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन और टोलुइन के मिश्रण को अलग करने में उपयोग किया जाता है। प्रभाजी आसवन एक तकनीकी अनुप्रयोग पेट्रोलियम उद्योग में, ये तो बार बार बता ही रहा था, पेट्रोलियम उद्योग में प्रभाजी आसवन विधि का ही उपयोग किया जाता है। चलो भाई, और ये अपने गैसोलीन को बोलते हैं पेट्रोल। चलो भाई, अगला कम दाब पर आसवन। कई बार पर पहला था साधारण आसवन, दूसरा प्रभाजी आसवन, तीसरा है कम दाब पर आसवन। इस विधि का उपयोग उच्च क्वथनांक वाले द्रवों और उन द्रव जो अपने क्वथनांक है उससे नीचे, हाँ इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, उनके लिए है ये। कच्चे द्रव्य को आसम फ्लास्क में गर्म करते हैं, जिसके साथ एक जल, आप तो एग्जाम्पल याद रखो बस, गिल्सरोल वगैरह का याद रख लेना कि ये गिल्सरोल वगैरह काम आता है इसमें। ठीक है, अगला भाप आसवन, नाम से पता पड़ रहा है, स्टीम डिस्टिलेशन, भाप बना के अलग करेंगे। ये विधि उन कार्बनिक यौगिकों के शोधन और पृथक्करण में उपयोगी है जो कि जल में घुलनशील और भाप में वाष्पशील है, उच्च दाब पर उत्पन्न करते हैं, अवाष्पशील अशुद्धि युक्त होते हैं। एनिलीन को भाप आसवन विधि द्वारा, बस एक ही एग्जाम्पल याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनिलीन का, नाइट्रोबेंजीन का, ब्रोमोबेंजीन का, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का। ये आप एक बार सफेद कागज में इन 3-4 एग्जाम्पल को भी लिख लेना। याद रखना, एनिलीन का शोधन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, भाप आसवन, वेरी इंपॉर्टेंट। एनिलीन का शोधन कौन सी विधि से होता है, भाप आसवन विधि से होता है। तो एक बार इनको, जो मैंने जिनके ऊपर स्टार लगा रहा हूँ उनको एक बार सफेद कागज में लिख लेना, एक बार वापस पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन पक्का सही हो सकता है। दोबारा देख लेना, एनिलीन आपको याद करना ही है, नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अगला एजियोट्रोपिक आसवन, ये आपको विलीन वाले चैप्टर में बताया था,
कि आपको पता है एजियोट्रोपिक स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। इसमें एथेनॉल और जल वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो जल का इतना परसेंट है, इसका इतना अनुपात है, ये अनुपात परिशोधित स्प्रिट कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप याद रख लेना। चलो, वर्ण लेखन विधि, ये विधि रंगीन क्रोमेटोग्राफी जिसे कहते हैं। बस याद रखना, शोधन में यौगिकों की शुद्धता के परीक्षण में होता है और ये रंग पर आधारित है। यहाँ रंगीन पदार्थों का पृथक्करण होता है। बस इस विधि में एक बात याद रखना, क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन की विधि अधिशोषण पर आधारित है। हाँ, और इसमें अगर अति सूक्ष्म अशुद्धियां भी है ना, वो इसी से हटाई जाएगी। बस इतना कुछ याद नहीं करना, केवल इतना याद रखना, ये वाला जो मैंने बताया है, बस इन पर आप ध्यान देना। स्टार जिन पर लगाया है, ये वाले स्टार मैंने लगाए हैं साधारण आसवन में, परबाजी आसवन में, और मैंने भाप आसवन पर। वेरी इंपॉर्टेंट, इनको एक बार देखना, एग्जाम्पलों को देख के जाना आराम से। थैंक यू।